हेलो फ्रेंड, बीपीएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप सेट जब मारते होंगे तो उसमें से प्रीवियस पेपर का ही आपका सेट मिलता जुलता क्वेश्चन आता होगा। तो सेट आप मत बनाइए, आप बनाना है तो आप प्रीवियस पेपर बनाइए, बीपीएससी का हो, यूपीएससी क्या हो, क्योंकि जितने भी आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वह आपका जो 1 to 5 में हो, 6 to 8 अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है, दोनों में मिलता जुलता ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा हाई लेवल होगा तो हाई लेवल का ही प्रीवियस पेपर मारिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको 9, 10 है, 11, 12 है, ये सभी से आपको प्रीवियस पेपर से ही बहुत क्वेश्चन आपको मिलता जुलता का बहुत ही क्वेश्चन मिला हुआ है। ठीक है, जो 40 मार्क्स का पूछा गया था आपको जीके जीएस में, उसमें से आपको सभी से 8 मार्क्स का पूछा गया था, जिसमें से जो हिस्ट्री का पेपर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। जो 8 मार्क्स का पूछा गया था वह आपके प्रीवियस पेपर से ही टोटल आपको पूछा गया था। आप मिला सकते हैं, क्योंकि हमने मिला के देख लिया। तो अब देखेंगे हम लोग दूसरा वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था। यह आपका सेकंड लेक्चर है, पॉलिटी का आपका सेकंड वीडियो है। तो सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। ऑप्शन दिया गया है कि 1 अप्रैल 2010, दूसरा ऑप्शन है 1 अगस्त 2010, और सी ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2010, और डी ऑप्शन आपका है 1 दिसंबर 2010। तो यह आपका जोड़ा गया था 86वां संशोधन हुआ था, उसमें यह जोड़ा गया था 2002 के संविधान भाग 3 के अनुसार, और 21 के आपका यह क में जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि जो राज्य जो होंगे वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और यह कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल कितना हुआ था, 1 अप्रैल 2010। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, 1 अप्रैल 2010 में यह लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। ऑप्शन दिया गया है 1 सूचना का अधिकार, बी ऑप्शन है काम का अधिकार, सी ऑप्शन आपका है शिक्षा का अधिकार, डी ऑप्शन है मकान का अधिकार। तो इसका जो आंसर है वह हमारा स्टार लगा है, क्योंकि इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, एक और आपका ऑप्शन होना चाहिए ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो यह आपका जो आंसर होगा यह ए भी होगा और सी भी होगा। मीन्स ए भी सही है, सूचना का अधिकार भी सही है, और सी आपका शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि दोनों मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ए ऑप्शन है मौलिक अधिकार का अध्याय, यहाँ अध्याय है। ठीक है, बी ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अध्याय, सी ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, और डी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा सी ऑप्शन सही होगा, संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है इस संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया था जो है वह समाजवाद था, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र राज्य के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था। ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी के शासनकाल में, बी है चरण सिंह के, सी ऑप्शन है राजीव गांधी, और डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई के। तो डी ऑप्शन सही है, मोरारजी देसाई के शासनकाल में इसे संपत्ति का अधिकार जो है राइट ऑफ प्रॉपर्टी निकाल दिया गया था। देखिए डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा, कितने में, 44वां संशोधन, ठीक है, के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानून अधिकार में परिवर्तन कर दिया गया था, और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। और 44वें संशोधन 1978 में आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है। ए ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, बी ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, सी ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, डी ऑप्शन है निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। तो इसका आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
ए ऑप्शन है 32 संशोधन अधिनियम, बी ऑप्शन है 42 में संशोधन, सी ऑप्शन है 15 में संशोधन और डी ऑप्शन है 46 में संविधान संशोधन। कितनी बार पूछा गया है? 48वां, 52वां, सेकेंड बार में, और यहाँ 48वां 2001 में और यह 2008 में पूछा गया था। तो रिपीट तो आपका क्वेश्चन होगा। तो इसका बी ऑप्शन है, जितने भी आपका जोड़ा गया है वह 42 में और जितने भी हटाया गया है वह 44 में हटाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि ए ऑप्शन है 1 बार, बी ऑप्शन है 2 बार, सी ऑप्शन है 3 बार और डी ऑप्शन है कितनी भी बार, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा डी ऑप्शन सही है, कितनी भी बार। यह अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्र किया गया है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, बी ऑप्शन है मंत्रियों के द्वारा, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री के द्वारा, डी ऑप्शन है आपका मंत्रिमंडल के द्वारा, ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हमारा ए सही होता है। ठीक है, कि सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे जो कथन दिया गया है उस पे हमको विचार करना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। दूसरा है आपका कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। तीसरा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद आपका है 60, अनुच्छेद 60 के में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है। तो आपका जो ऑप्शन है हमारे पास सही वह आपका एक सही है और एक आपका 2 सही है। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसमें जो कहा गया था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 के उल्लेख है जो संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, और दूसरा जो है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेगा। और यहाँ पे जो लिखा गया था कि 60 अनुच्छेद नहीं, यहाँ पे 61 में जो होता है उसमें महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला है कि यदि राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन से है भारत के मुख्य न्यायाधीश। जब उपराष्ट्रपति का पद खाली रहेगा तो यहाँ पे काम कौन करेंगे? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ए ऑप्शन आपका है कि जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, बी ऑप्शन है जब राष्ट्रपति अपने सहमति दे देते हैं और सी ऑप्शन है जब प्रधानमंत्री उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और डी ऑप्शन है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन से है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देंगे तब। अगला है कि क्वेश्चन की 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? ए ऑप्शन है 798, बी ऑप्शन 788, सी ऑप्शन है 545 और डी ऑप्शन है यहाँ पे 250 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा बी ऑप्शन सही है 788। ठीक है, 788। राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं और दोनों कुल मिलाकर आपका 788 निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कुल आपका है। अगला श्री मोहम्मद अहमद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है। ए ऑप्शन है 10वां, बी ऑप्शन 11वां, सी ऑप्शन है 12वां और डी ऑप्शन है 13वां। तो सी ऑप्शन सही होगा 12वां आपका जो मोहम्मद अंसारी हैं उनके उपराष्ट्रपति का क्रमांक है। अगला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ए ऑप्शन है गृह मंत्री, बी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान मुखिया कौन होता है? मुख्य कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला है कि भारत का कौन सा अधिकारी सदस्य
न होती हुई वो भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल, सी ऑप्शन है नियंत्रक एवं महालेख कैग जिसे कहते हैं, और डी ऑप्शन है चुनाव आयुक्त, और ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, एटॉमिक जनरल। ठीक है, एटॉमिक जनरल। अगला क्वेश्चन है कि एक गैर संसदीय के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ए ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है महान्यायवादी, और डी ऑप्शन है मुख्य निर्वाचित आयोग। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, महान्यायवादी। महान्यायवादी। अगला है कि भारत के न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। ए ऑप्शन है कानून की उचित, और बी ऑप्शन है कानून द्वारा स्थापित। तो इसका जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कानून द्वारा स्थापित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? तो राज्यसभा द्वारा, बी ऑप्शन है राज्य की जनता द्वारा, सी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी ऑप्शन है राज्य संसद व राज्य विधानसभाओं द्वारा, ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा ई ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। ठीक है, तो इसके तहत यहाँ पे जो आंसर होगा वह आपका होगा कि कहा गया है कि 54 जो अनुच्छेद 54 के तहत संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यहाँ पे है, तथा राज्य तथा संघों के राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली एवं पांडुचेरी विधान सहित निर्वाचन सदस्यों द्वारा बनाने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, दिया गया है। ठीक है, कि जो भी अभी हमने जो पढ़ा वही है यहाँ पे जो बोला। और अगला है कि संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, लोकसभा का अध्यक्ष। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।